हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी और भी अच्छे से चले। इसके लिए आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है शैक्षिक समाजशास्त्र, जिसे इंग्लिश में एजुकेशनल सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र को इंग्लिश में एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहते हैं और इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन बीएड में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शैक्षिक समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और समाज, जिसका अर्थ होता है समाजशास्त्र में शिक्षा या शिक्षा में समाजशास्त्र का समावेश। इसके जनक जॉर्ज पेनी को माना जाता है। शिक्षा में समाज के गुणों एवं उसके तत्वों को सम्मिलित करके जिस शिक्षा का निर्माण होता है उसको ही शैक्षिक समाजशास्त्र कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र को लेके विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों का क्या क्या मत है। सबसे पहले देखते हैं हेंसन के अनुसार। उन्होंने शैक्षिक समाजशास्त्र के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच के संबंधों का वर्णन करता है। मतलब शैक्षिक समाजशास्त्र जो होता है वो समाज में रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार के शिक्षा को ग्रहण करते हैं समाज में रहते हुए, उन दोनों के बीच के संबंधों को प्रकट करता है। इसी प्रकार से ब्राउन के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसे सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन ही शैक्षिक समाजशास्त्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के लोगों का मत है शैक्षिक समाज को लेकर। अब देख लेते हैं इसके उद्देश्य। शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज में रहने वाले सभी लोगों को शिक्षा दिलाना है। इसके अलावा छात्रों में सहयोग की भावना का विकास करना है, छात्रों को मौलिक अधिकारों का ज्ञान प्रदान करना है, राज्य अथवा देश के लिए एक उत्तम तथा बेहतर नागरिक तैयार करना है। इसके अलावा छात्रों को भविष्य की समस्याओं के लिए तैयार भी करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार शैक्षिक समाजशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज में रहने वाले सभी लोगों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो अब उद्देश्य के बाद इसकी प्रकृति पर नज़र डाल लेते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शैक्षिक समाजशास्त्र की जो प्रकृति होती है वो सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग से उत्पन्न होती है या उससे प्रभावित होती है। इसके अंतर्गत जो समाज में उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उनको सबसे पहले खोजा जाता है, फिर उसका समाधान किया जाता है। मतलब समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे हो गई आपकी दहेज प्रथा है, बाल अपराध है, बाल मजदूरी है या अपहरण है, आत्महत्या है, बलात्कार है। तो बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारे, अगर मैं कहूँ कि दुर्गम जो होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, उनको खोजा जाता है और फिर बाद में उसका समाधान किया जाता है। इन सब का अध्ययन शैक्षिक समाजशास्त्र में किया जाता है। उसके बाद शैक्षिक समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तनों को उचित दिशा दी जाती है। शैक्षिक समाजशास्त्र मानव का भी अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत ह्यूमन के बारे में जो है पूरा स्टडी की जाती है। इसके अलावा अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा शैक्षिक जो है आपकी समाजशास्त्र में देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति। अब इसके बाद आवश्यकता और महत्व देख लेते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। शैक्षिक समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं को समझते हुए शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। मतलब सबसे पहले तो जो समाज में उत्पन्न समस्या है उसको समझेंगे, उसके बाद उसी के आधार पर शिक्षा का जो है पाठ्यक्रम, शिक्षा को निर्धारित किया जाता है। इसके बाद शिक्षण विधियों के निर्माण में भी शैक्षिक समाजशास्त्र सहायक होता है। इसके बाद है टीचिंग लर्निंग मटेरियल में भी इसकी जो है अहम भूमिका होती है। अगला है शैक्षिक समाजशास्त्र विद्यालयों को समाज से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर जो है थोड़ी सी जोर देने वाली बात है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य जो आवश्यकता होती है या मुख्य उद्देश्य जो होता है वो विद्यालयों को समाज से जोड़ना होता है। मतलब समाज में क्या क्या क्रियाएं, क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं वो विद्यालयी स्तर पर बच्चों तक पहुंचाई जाती हैं।
इसलिए जो है शैक्षिक समाजशास्त्र विद्यालयों को समाज से जोड़ता है। इसके अलावा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का जो है वो शैक्षिक समाजशास्त्र होता है। तो ये सारी आवश्यकताएं जो होती हैं ये शैक्षिक समाजशास्त्र को एक बेहतर या ऊंचा उठाने में मदद करती हैं, इसलिए शैक्षिक समाजशास्त्र जरूरी होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का गहन अध्ययन करने के बाद अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये है कि क्या शिक्षा के ऊपर शैक्षिक समाजशास्त्र का कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देती हूँ कि शिक्षा के ऊपर शैक्षिक समाजशास्त्र का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत करता है। शिक्षा को बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक अच्छे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम को समाज के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा जो विकलांग और मंद बुद्धि वाले बालक हैं उनको जो है पर्यटन के माध्यम से बेहतर शिक्षा दिलाने की जो है व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था तथा जीविकोपार्जन करने के लिए भी यह एक बेहतर शिक्षा साबित हुई। तो ये फ्रेंड्स, ये बहुत सारे जो हैं ऐसे पॉइंट हैं कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत जो ग्रहण की जाने वाली शिक्षा है उसको सर्वोपरि बनाते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारा टॉपिक था शैक्षिक समाजशास्त्र यानी कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और बीएड के स्तर के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसकी तैयारी कीजिए इस टॉपिक की। और अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।